नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम महाजनपद काल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए तो ज़रूरी हैं ही, और साथ ही साथ आपकी जो परीक्षा है, जो आने वाले नेट के एग्ज़ाम हैं या आपके जितने भी और एग्ज़ाम्स आएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सत्र। महाजनपद काल के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, महाजनपद कालीन शासक प्रसेनजीत और गौतम बुद्ध की भेंट का अंकन हमें किस स्तूप में मिलता है? धमेक स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप या भरूच के स्तूप में? तो ये जो प्रसेनजीत है ये हमारा है महाजनपद काल में कोसल का राजा। महाजनपद काल के बारे में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था 16 महाजनपद, अलग अलग उनकी राजधानी बताई थी। उसमें से कोसल जो है उसका राजा है प्रसेनजीत, और इसने मगध के राजा बिंबिसार से अपनी बहन महाकौशल, जिसका नाम कोसला देवी भी आता है, महाकौशल या कोसला देवी जिसको बोलते हैं, उसका विवाह किया था बिंबिसार से। लेकिन इस जो मैट्रिमोनियल अलायंस है, इसके बावजूद इसका बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ शत्रुता हो जाती है। 2 बार इनका अजातशत्रु के साथ संघर्ष होता है। आक्रमण पहली बार अजातशत्रु करता है और इसको हरा देता है बुरी तरह से कौशल नरेश प्रसेनजीत को, और दूसरी बार अजातशत्रु हार जाता है, और इसकी वजह से फिर दोबारा ये मैट्रिमोनियल अलायंस होती है बिटवीन प्रसेनजीत एंड अजातशत्रु। जब प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह कर देता है अजातशत्रु के साथ। तो ये जो प्रसेनजीत है और ये गौतम बुद्ध है, इनकी भेंट का जो अंकन मिलता है हमको, वो मिलता है भरूच के स्तूप में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन महाजनपद शासकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? मैंने आपको पढ़ाया तो उस समय बताया था कि जितने भी महाजनपद हैं उनमें जो शासन कर रहे हैं, जो शासक हैं, कुछ बुद्ध के समकालीन हैं, कुछ बुद्ध के पहले के शासकों के हमने नाम लिए थे। तो उसमें से अवंती पुत्र शूरसेन का शासक था, ये महाजनपद काल में बुद्ध के समकालीन था। प्रद्योत अवंती का शासक था, ये भी बुद्ध के समकालीन था। वत्सराज उदयन भी बुद्ध के समकालीन था। मगध में उस समय बृहद्रथ नहीं था। बृहद्रथ की जगह कौन था उस समय? बिंबिसार था। पहले तो बिंबिसार था और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, और ये दोनों बुद्ध के समकालीन हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। जबकि ये बृहद्रथ जो है ये मगध में बुद्ध के पहले के शासक हुए हैं बृहद्रथ, और एक और शासक का मैंने नाम लिया था मगध में जिसका नाम था जरासंध। ये जरासंध और बृहद्रथ ये मगध के जो राजा हैं ये बुद्ध के पहले के हैं, बुद्ध के कंटेम्प्रेरी नहीं है, समकालीन नहीं है। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध घोष की किस पुस्तक में वज्जी के अष्टकुलक का उल्लेख है? विशुद्धमग, सुमंगल विलासिनी, धम्मपद अर्थ कथा या मनोरमा पुराणी? तो ये सारी की सारी जितनी पुस्तक हैं ये बुद्ध घोष की हैं, जिसमें से ये 3 पुस्तकें बी, सी और डी ऑप्शन में जो दी हुई हैं ये टीका हैं। तो इसकी जो पुस्तक सुमंगल विलासिनी है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब, तो सुमंगल विलासिनी जो पुस्तक है उसमें बुद्ध घोष ने वज्जी के अष्टकुलक का जिक्र किया है। और ये अष्टकुलक क्या हैं, इसको केपी जायसवाल जी ने बोला है कि अष्टकुलक जो थे ये 8 सदस्यीय उसकी न्यायिक परिषद के जो सदस्य थे वो थे, यानी कि 8 मेंबर्स ऑफ जुडिशियल काउंसिल। 8 मेंबर्स ऑफ जुडिशियल काउंसिल थे ये अष्टकुलक, ऐसा बोला गया है। और ये जो सुमंगल विलासिनी है ये टीका है दीघ निकाय के एक भाग की। तो ये दीघ निकाय से संबंधित है, ये याद रखना है हमको। सुमंगल विलासिनी दीघ निकाय से संबंधित है। और ये मनोरमा पुराणी जो लिखी है आखिरी में, ये है हमारी अंगुत्तर निकाय से संबंधित। तो ये अंगुत्तर निकाय का टीका है मनोरमा पुराणी। मनोरमा पुराणी अंगुत्तर निकाय का टीका है। और सुमंगल विलासिनी पूछा जाता है कई बार, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पुस्तक है सुमंगल विलासिनी, क्योंकि इसमें वज्जी के अष्टकुलक, अब ये वज्जी जो है ये रिपब्लिक है, गणतंत्र है, और उसके अष्टकुलक का इसमें जिक्र हुआ है सुमंगल विलासिनी में, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हो सकता है आपसे इस तरह से भी पूछे, और इसको व्याख्या मैंने कर दी अष्टकुलक को क्या कहते हैं, प्लस ये दीघ निकाय के ऊपर एक टीका है, और इसी तरह से मनोरमा पुराणी जो है अंगुत्तर निकाय के ऊपर टीका है। चौथा प्रश्न है, बुद्ध की माता महामाया कपिलवस्तु के शाक्य के किस नगर की कन्या थी? माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कपिलवस्तु है ये, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के शाक्य के
किस नगर की कन्या थी? शिलावती, सामगाम, चातुमा या देवदेह? तो ये जो महामाया थी ये कपिलवस्तु में देवदेह से ये जुड़ी हुई थी, देवदेह की कन्या थी। और कपिलवस्तु की जब बात हुई है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, शाक्य की जो बात हुई है, जो शाक्य लोग थे ये अपनी मर्यादा और अपनी रक्त शुद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे उसको लेके, और इसीलिए इन्होंने अपनी कन्या का विवाह कौशल नरेश, जो हमने इससे जिससे पहले जिसकी बात की, कौशल नरेश प्रसेनजीत, उसके साथ करने से इन्होंने मना कर दिया था। और जब कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ ये करने से मना करते हैं, लेकिन क्योंकि कौशल नरेश प्रसेनजीत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, उसके पास बड़ी आर्मी है, सेना है, तो इन्होंने उसको थोड़ा सा गुमराह करके एक दासी की पुत्री से उसका विवाह कर दिया, जिससे उसका एक पुत्र पैदा होता है विढूप नाम का। वो विढूप आगे चल के फिर इन शाक्य लोगों के ऊपर आक्रमण करता है, और इसीलिए करता है क्योंकि उसको पिता के साथ धोखा हुआ था, छल हुआ था। तो ये एक छोटी सी कहानी है। और जो मैंने बात की थी वाजिरा की, अभी इससे पहले मैंने बात की थी वाजिरा, जो कन्या है प्रसेनजीत की, जिसका उसने विवाह किया अजातशत्रु के साथ, वो भी उसी दासी की पुत्री के साथ ही कन्या ये उत्पन्न हुई थी, जो कि शाक्य की एक दास की पुत्री थी। 5वां प्रश्न है, आचार्य अलार कलाम जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध को उपदेश दिया वो किस गणराज्य के थे? रामग्राम, पीपलीवन, पावा या केसपुत्र? तो अब अगर आपको इनके नाम अच्छे से पता होंगे, जैसे हम बोलते हैं हमेशा रामग्राम के कोलिये, ऐसा बोला जाता है, रामग्राम के कोलिये। तो रामग्राम में जो रहते थे उनको कोलिये बोला जाता था। इसी तरह से पीपलीवन में जो रहते थे उनको मौर्य बोला जाता था। पाव में रहते थे मल्ल। तो हमारा बच गया केसपुत्र। केसपुत्र में जो रहते थे वो होते थे कलाम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा केसपुत्र, क्योंकि केसपुत्र के कलाम थे। और अलार कलाम, अब इसको अगर हम नाम ही देखें तो यहाँ से आपको याद रखने में आसानी रहेगी। कलाम जो है वो कहाँ के थे? केसपुत्र के थे। तो अलार कलाम जिन्होंने बुद्ध को सर्वप्रथम उपदेश दिए थे वो केसपुत्र के कलाम थे और उस गणराज्य से ये संबंधित थे। 6वां प्रश्न है, शाक्य गणराज्य का किस गणराज्य के साथ रोहिणी नदी के जल को लेकर संघर्ष था जिसको बुद्ध ने समाप्त किया? तो शाक्य गणराज्य एक था और एक और गणराज्य था जिसका ये प्रश्न पूछ रहा है। वो कौन सा गणराज्य था जिसके साथ शाक्य गणराज्यों का रोहिणी नदी को लेके संघर्ष हुआ करता था, जिसको बुद्ध ने मध्यस्थता करके उसको समाप्त किया? तो ऑप्शन है पीपलीवन के मौर्य, रामग्राम के कोलिये, केसपुत्र के कलाम और वैशाली के लिच्छवी। इसका आंसर हो जाएगा रामग्राम के कोलिये। रामग्राम के जो कोलिये थे इनके साथ इनका विवाद था, और ये जो रामग्राम के कोलिये हैं ये अपनी पुलिस फोर्स के लिए, पुलिस शक्ति के लिए, पुलिस बल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो ये पुलिस फोर्स के लिए फेमस थे, इनकी पुलिस फोर्स काफ़ी फेमस थी रामग्राम के कोलिये की। 7वां प्रश्न है, वत्सराज उदयन को बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और दूसरा वाक्य है, उदयन हाथियों के शिकार का शौकीन था। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो वत्सराज उदयन जो है इसको बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, एकदम सही बात है। उदयन जो है ये वत्स का राजा था और ये हाथियों के शिकार का भी शौकीन था, ये भी सही बात है। और इसकी जो सेना थी उसमें हाथियों की बहुत ज़्यादा संख्या हुआ करती थी। तो इस तरह से हमारे दोनों सही हो जाएंगे। और छोटा सा एक बताता हूँ आपको, जो उदयन है ये बहुत ज़्यादा जो नाटक है संस्कृत के, जैसे भास का स्वप्न वासव दत्ता है, भास द्वारा रचित है स्वप्न वासव दत्ता। हर्षवर्धन ने लिखा है, हर्ष ने लिखा है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इन संस्कृत के जो नाटक हैं ये जितने, इसका ये नायक है उदयन। और स्वप्न वासव दत्ता जो था, अब ये वासव दत्ता कौन है? ये वासव दत्ता अवंती के जो राजा हैं प्रद्योत, उसकी पुत्री है वासव दत्ता। और उदयन जो है ये वत्स का राजा है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है, उसकी पूरी कहानी है भास का स्वप्न वासव दत्ता। 8वां प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध के राजा अजातशत्रु ने प्रद्योत के भय से अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण कराया? अब ये प्रद्योत कौन है? ये है अवंती का राजा प्रद्योत, और इसको चंड प्रद्योत भी कहा गया है।
चंड प्रद्योत कहा गया है इसको महावग जातक में। चंड प्रद्योत अकॉर्डिंग टू महावग जातक। महावग जातक में इसको चंड प्रद्योत क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो सेना थी, जो सेना को जो इसने ताकतवर बनाया था, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है कि इसके भय से, क्योंकि इसकी सेना बहुत मजबूत है और इसको चंड प्रद्योत बोला गया है, तो इसके भय से अजातशत्रु ने अपने जो राजधानी थी राजगृह, उसका दुर्गीकरण कराया। ये हमको मिलता है मध्यम निकाय में, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम निकाय, सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम वाराणसी का प्राचीन नाम नहीं है? नहीं है पूछा गया है, मतलब 3 नाम उसके प्राचीन नाम होंगे, कोई चौथा नहीं होगा। महोदय नगर, केतुमती, सुरुंधना या ब्रह्मवदना। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको महाजनपद काल, उसमें बताया था कि महोदय नगर जो है इसका किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। कन्नौज का प्राचीन नाम है। और कन्नौज किस महाजनपद से बिलोंग करता था? पांचाल से। तो कन्नौज जो था वो पंचाल का नगर था और इसका प्राचीन नाम था महोदय नगर। 10वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की पहली स्त्री भिक्षुणी कौन से जनपद से संबंधित थी? मगध, कोसल, अवंती, अंग या वत्स। तो जो ये थी हमारी पहली भिक्षुणी, जिनका नाम था चंदना। चंदना नाम था, पहली महिला भिक्षुणी थी। और ये चंदना जो थी ये अंग प्रदेश से थी, अंग महाजनपद था। और अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। इसका पुराणों में क्या नाम मिलता है? पुराणों में इसका नाम मिलता है मालिनी। और इसका जो स्थापत्यकार था चंपा का, वो कौन था? महागोविंद। और ये हमें किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि महागोविंद उसका स्थापत्यकार था? तो दीघ निकाय। तो इस तरह से प्रश्न जो है, प्रश्नों के अंदर से ही प्रश्न बन जाते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की है महाजनपद काल को कवर करने की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, जिससे आपको आने वाले समय में मेरे इस सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।